नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का यह एपिसोड राजेश जी की कहानी पर आधारित है। अब यह पूरी कहानी आप राजेश जी की ही नज़र से सुनेंगे। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट देकर अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। तो अब बिना समय गंवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं पिछले 20 बरसों से ट्रक की स्टीयरिंग थामे जिंदगी को नाप रहा हूं, एक शहर से दूसरे शहर, एक दिशा से दूसरी दिशा तक। ऐसा शायद ही कोई लंबा रास्ता बचा हो जहां मेरे ट्रक के पहियों की लकीरें ना हों। बाहर से यह पेशा जितना सीधा और आसान लगता है, भीतर से उतना ही बोझिल और खामोश है। हमारी दोस्त रात होती है और हमारी तकदीर सड़क। और मैंने इन सालों में एक बात गहराई से सीखी है कि जितना रास्ता सुनसान हो उतना ही आदमी को खुद पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि सड़कें सिर्फ गड्ढों से नहीं बल्कि अनकही कहानियों से भी भरी रहती हैं और कभी कभी वे कहानियां सांस लेने लगती हैं। उस सफर में मेरे साथ मेरा खलासी था, सलीम। उम्र में मुझसे छोटा मगर नजरें हमेशा सतर्क। वह उन लोगों में से था जो हंसते हुए भी पीछे के अंधेरे को परख लेते हैं। शिवनगर से समुद्र की ओर जाने वाला यह चक्कर हमारे लिए कोई नया नहीं था, लेकिन उस रात माहौल में कुछ ऐसा था जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। ट्रक में भारी लोहे का माल भरा था। वजन सिर्फ पहियों पर नहीं, दिल पर भी था। रात के लगभग 10:30 बजे हम शहर की सीमा पीछे छोड़ चुके थे। हाईवे पर गाड़ियां धीरे धीरे कम होती जा रही थीं। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी पीछे घुलती जा रही थी और आगे बस काली अंतहीन सड़क थी। सलीम ने रेडियो घुमाया, मगर हर स्टेशन पर बस चरमराता शोर था, जैसे कोई बोलना चाहता हो पर आवाज बाहर ना आ पा रही हो। मैंने स्पीड घटा दी, क्योंकि तजुर्बा कहता है कि जब रास्ता ज्यादा चुप हो जाए तो जल्दबाजी ठीक नहीं। तभी सलीम ने कहा कि आज हवा कुछ अलग सी लग रही है। मैं मुस्कुराया, मगर अंदर कुछ नहीं मुस्कुराया, क्योंकि हवा में सचमुच एक अजीब सी ठंडक थी जो मौसम से नहीं जुड़ी थी। हम आगे बढ़ते रहे और इस रूट पर पड़ने वाली उन जगहों को पार कर रहे थे जहां रात में ढाबे बंद रहते हैं और जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वहां रुकना नहीं चाहिए। मैं हमेशा ऐसी बातों को वहम समझता आया था, लेकिन उस रात केबिन में बैठा बैठा पहली बार लगा कि शायद हर सुनी सुनाई बात झूठ नहीं होती। आधी रात के आसपास एक लंबा हिस्सा आया जहां सड़क दोनों ओर से खुली थी, न पेड़ न बस्ती, बस दूर तक फैला स्याह अंधेरा। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे सड़क के बीच कुछ हिला हो। मेरा पैर अपने आप ब्रेक पर चला गया, मगर सामने कुछ भी नहीं था। सलीम ने भी वही देखा था और उसकी आवाज कांप रही थी। जब उसने पूछा कि अभी कुछ था ना, मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ सवाल अधूरे ही छोड़ देना बेहतर होता है। ट्रक फिर आगे बढ़ा, मगर दिल की धड़कन अब पहले जैसी नहीं रही थी। कुछ किलोमीटर बाद सड़क के किनारे एक पुराना सा पत्थर दिखा जिस पर लाल रंग के धब्बे जमे थे। मैं नजर हटाना चाहता था, पर आंखें मानने को तैयार नहीं थीं। सलीम ने बहुत धीमे से कुछ कहना चाहा, मगर मैंने बात पूरी नहीं होने दी, क्योंकि कुछ बातें पूरी हो जाएं तो डर सच बन जाता है। और जैसे जैसे हम आगे सरकते गए, ट्रक के अंदर अजीब सी आवाजें उभरने लगीं। न लोहे के टकराने की, बल्कि ऐसे जैसे कोई बाहर से केबिन पर उंगलियों से हल्के हल्के थपथपा रहा हो। मैंने शीशा नीचे सरकाया तो ठंडी हवा का एक तेज झोंका भीतर आया और उसके साथ ही एक अजीब सी गंध, जलती अगरबत्ती जैसी, मगर उसमें सड़ांध घुली हुई। सलीम ने घबराकर हनुमान चालीसा बुदबुदानी शुरू कर दी। मैं चुप रहा और बस स्टीयरिंग को और कसकर थाम लिया। सामने वही सड़क थी, लेकिन दिल को लग रहा था जैसे हम किसी और ही रास्ते पर आ गए हों। ऐसा रास्ता जो शिवनगर से समुद्र की तरफ नहीं बल्कि किसी अनजानी जगह की ओर जाता हो। तभी ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में दूर सड़क के बीच एक आकृति दिखाई दी, इंसान जैसी मगर पूरी तरह स्थिर। मैंने ब्रेक दबाया और उसी पल वह अजीब सा स्वर मेरे कानों में उतर गया, जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया। ब्रेक लगने के बावजूद भारी लोड के कारण ट्रक तुरंत नहीं रुका और उन कुछ सेकंडों में मेरी नजरें उस आकृति से 100 हट ही नहीं पाईं। पीली रोशनी में वह बिल्कुल सीधी खड़ी थी, न हिलती न इधर उधर देखती, जैसे सड़क का ही कोई हिस्सा हो। सलीम ने मेरा हाथ जकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। वह फुसफुसाया कि भैया ट्रक मत रोकना, कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने क्लच दबाया, गियर बदला और गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया।
दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा सलीम भी सुन रहा होगा। जैसे ही हम उसके बिल्कुल पास से गुजरे तो सच सामने आ गया। उसका कोई चेहरा ही नहीं था, बस एक काला सा धब्बा, मानो किसी ने स्याही से सब कुछ मिटा दिया हो। ट्रक आगे निकला तो केबिन के अंदर अचानक इतनी ठंड बढ़ गई कि मेरी सांस से भाप निकलने लगी। सलीम ने पीछे मुड़कर देखा और आधी चीख पर रुक गया। वह घूम गई भैया। मैंने साइड मिरर में झांका मगर सड़क बिल्कुल खाली थी। मैंने गाड़ी और तेज कर दी। उस वक्त दिमाग में बस एक ही बात थी कि किसी तरह इस जगह से निकलना है, लेकिन हाईवे जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। किलोमीटर स्टोन गायब हो चुके थे। मोबाइल नेटवर्क कब का खत्म था। रेडियो पूरी तरह खामोश होकर बस हल्की सी सरसराहट दे रहा था। थोड़ी देर बाद सलीम ने डरे स्वर में पूछा कि क्या हम सही रास्ते पर हैं। मैंने जवाब देने से पहले साइन बोर्ड ढूंढे मगर कहीं कुछ नहीं था। यह रूट में आंख बंद करके निकाल सकता था, लेकिन यह हिस्सा बिल्कुल अनजाना लग रहा था, जैसे सड़क ने हमें अपने अंदर समेट लिया हो। अचानक ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। मैं एक्सीलरेटर दबा रहा था मगर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से पकड़कर खींच रहा हो। इंजन की आवाज बदल गई, गहरी, भारी और किसी दर्द से भरी हुई। सलीम बोला, नीचे से कुछ आवाज आ रही है। मैंने सख्ती से कहा कि दरवाजा मत खोलना चाहे, कुछ भी हो। तभी केबिन के पीछे बॉडी के अंदर किसी के चलने की आवाज आई। लोहे पर पड़ते कदम, 1, 2, 3। हम दोनों की सांसें अटक गईं। डरते डरते सलीम ने पूछा कि भैया क्या रुक जाएं? सामने एक ढाबा दिख रहा था। दिल कह रहा था कि यह जगह ठीक नहीं है, मगर ट्रक की हालत भी सही नहीं लग रही थी। मैंने गाड़ी साइड में लगाई और इंजन बंद कर दिया। इंजन बंद होते ही सारी आवाजें भी जैसे कट गईं और अचानक इतनी खामोशी छा गई कि कान बजने लगे। तभी ढाबे से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे उसने जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया हो। उसने हमें ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, इतनी रात इस रास्ते पर? मैंने पूछा, यह कौन सा इलाका है? वह हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में कोई गर्माहट नहीं थी और बोला, जिस रास्ते पर आ गए हों वहां नाम काम नहीं करते। सलीम ने मेरी तरफ देखा और मेरी रीढ़ में ठंड सी दौड़ गई। बूढ़े ने फिर कहा कि अगर रुकना है तो सूरज निकलने से पहले निकल जाना और पीछे मुड़कर कभी मत देखना। उसकी बात कानों में पड़ते ही मुझे ट्रक की बॉडी के भीतर से फिर वही हल्की हल्की खरोंच जैसी आवाज सुनाई दी और उसी पल समझ आ गया कि वह चीज अब भी हमारे साथ थी। ढाबे के सामने खड़े होकर भी दिल को जरा सा भी सुकून नहीं मिला, क्योंकि वह जगह किसी सुरक्षित ठिकाने से ज्यादा एक ऐसे जाल जैसी लग रही थी जिसमें हम खुद चलकर फंस आए हों। ढाबे की पीली बत्ती बार बार धीमी पड़ रही थी, जैसे वह भी थकी हुई सांसें ले रही हो। आसपास न कोई और ट्रक था, न कोई इंसान, न किसी गांव की हलचल। बस हवा थी और हवा में घुली वही जली हुई अगरबत्ती जैसी सड़ी बदबू। बूढ़ा आदमी हमें भीतर बैठने का इशारा कर रहा था, मगर उसके शब्द अब भी मेरे दिमाग में गूंज रहे थे कि पीछे कभी मत देखना। मैंने सलीम से बेहद धीमी आवाज में पूछा कि ट्रक लॉक है ना? उसने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें बार बार ट्रक की बॉडी की तरफ जा रही थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं कुछ बाहर निकल ना आए। हम ढाबे के अंदर बैठे तो देखा कि भीतर सिर्फ 2 पुरानी लकड़ी की बेंचें थीं और एक टूटा सा काउंटर। दीवारों पर लटके कैलेंडर इतने पुराने थे कि साल पढ़े नहीं जा रहे थे, और एक घड़ी थी जिसकी सुइयां जैसे वक्त के साथ जमी हुई थी। मैंने महसूस किया कि ढाबे के अंदर किसी तरह की कोई आवाज नहीं थी, न चूल्हे की, न बर्तनों की। बूढ़ा हमारे सामने चाय रख गया। कप से भाप उठ रही थी, मगर उसमें से भी वही अजीब सी बदबू आ रही थी। मैंने कप उठाया जरूर, पर होंठों तक नहीं ले गया, और सलीम ने भी वही किया। बूढ़ा बिना पलक झपकाए हमें देखता रहा। मैंने उससे पूछा कि इस सड़क पर ऐसा क्या है। उसने जवाब देने से पहले कुछ पल लिए जैसे शब्द तलाश रहा हो, फिर बोला कि यह सड़क रात में सीधी नहीं रहती। जो डर साथ लेकर आता है, रास्ता उसे और साफ दिखा देता है। उसकी बात सुनकर सलीम ने डर से बेंच पर पैर चढ़ा लिया। तभी बाहर से अचानक ट्रक के नीचे किसी के रेंगने जैसी आवाज आई, जैसे कोई जमीन पर खुद को घसीट रहा हो। मैं फौरन खड़ा हो गया तो बूढ़े ने सख्त लहजे में कहा कि मैंने मना किया था। किससे? मैंने पूछा तो उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि जिससे तुम्हें देखना नहीं चाहिए था। उसी पल सलीम चीख पड़ा और ट्रक की खिड़की की तरफ इशारा करने लगा कि भैया, कांच के बाहर कोई खड़ा है। मैंने गर्दन घुमाई तो ढाबे की मध्यम रोशनी में ट्रक की खिड़की के बाहर एक साया दिखा।
बिल्कुल काला, चेहरे की जगह फिर वही खालीपन। मगर इस बार वह इतना पास था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह बिना आंखों के ही हमें घूर रहा हो। बूढ़ा आदमी बुदबुदाने लगा। शब्द साफ नहीं थे, किसी अधूरे तांत्रिक मंत्र जैसे। और तभी अचानक ढाबे की बत्ती बुझ गई। पूरा अंधेरा छा गया और उसी सन्नाटे में मुझे ट्रक के अंदर से सलीम की कांपती हुई फुसफुसाहट सुनाई दी कि भैया, वो अंदर है। मैंने लाइट जलाने की कोशिश की, मगर स्विच जैसे मरा हुआ था। उसी पल मेरे कान के बिल्कुल पास किसी की सांस महसूस हुई, बेहद ठंडी, ऐसी जैसे कोई एकदम नजदीक खड़ा हो और बस हमें सुन रहा हो। और ठीक उसी क्षण ढाबे की बत्ती फिर से जल उठी। हम दोनों पसीने से तरबतर थे, लेकिन बूढ़ा अब वहां नहीं था। ढाबा पूरी तरह खाली था, जैसे यहां कभी कोई मौजूद ही न रहा हो। मैंने बाहर ट्रक की तरफ देखा तो उसकी बॉडी पर ताजी खरोंचों के साफ निशान थे। और तभी मुझे समझ आ गया कि वह चीज रास्ते से नहीं आई थी, बल्कि हमारे साथ ही चली आ रही थी, शिवनगर से ही। और अगले ही पल ढाबा जैसे अस्तित्व से मिट गया। न बूढ़ा, न बेंचें, न पीली बत्ती का कोई निशान, बस काली सड़क, हमारा ट्रक और चारों ओर फैला ऐसा सन्नाटा कि कानों में सीटी सी बजने लगे। सलीम ने मेरा बाजू कसकर पकड़ रखा था और कांपती आवाज में पूछा कि भैया, वो ढाबा सच में था ना? मैं जवाब नहीं दे सका, क्योंकि अगर हाँ कहता तो अगला सवाल और ज्यादा डरावना होता कि फिर वो गया कहाँ। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और इस बार इंजन तुरंत चालू हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर केबिन के अंदर का माहौल बदल चुका था। हवा भारी थी और सांस लेना मुश्किल लग रहा था। हम आगे बढ़े और पीछे देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कुछ किलोमीटर बाद मुझे महसूस हुआ कि सड़क अब वैसी नहीं रही। सफेद लेन लाइंस गायब थीं, डामर जगह जगह से उखड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई छोड़ी हुई सदियों पुरानी सड़क हो। सलीम ने धीमे से कहा कि भैया, जरा टाइम देखो। मैंने घड़ी देखी तो सुइयां अब भी रात 12 पर जमी हुई थीं। इतनी देर से चल रहे थे, लेकिन वक्त आगे नहीं बढ़ रहा था। मेरे माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि समय का रुक जाना सड़क से भी ज्यादा डरावना होता है। तभी ट्रक के रेडियो से अचानक एक खरखराती आवाज आई कि पीछे मत देखना। मैंने झटके से रेडियो बंद कर दिया और सलीम का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। वह बोला कि भैया, यह आवाज उसी बूढ़े की थी। तभी ट्रक के शीशे पर कुछ आकर गिरा। टक, फिर टक टक, जैसे ऊपर से कोई कंकड़ फेंक रहा हो। मैंने ऊपर नजर उठाई तो आसमान में रोशनी तो थी, लेकिन मरी हुई। और उसी फीकी चमक में मुझे ट्रक की छत पर पैरों के निशान दिखाई दिए, गीले काले, जैसे कोई चीज हमारे ऊपर चल रही हो। सलीम ने आंखें बंद कर लीं और हाँफने लगा। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, मगर ट्रक फिर भारी हो गया और उसी वक्त केबिन के पीछे से वही आवाज आई, खट खट खट, जैसे कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैं चिल्लाया कि कोई दरवाजा मत खोलना, लेकिन हमने कुछ नहीं किया और फिर भी दरवाजा अपने आप खुलने लगा। लोहे का हैंडल धीरे धीरे नीचे सरका और उसी पल मुझे एहसास हो गया कि यह चीज अब सिर्फ डराने नहीं आई है, बल्कि हमारे साथ सफर करना चाहती है। तभी सड़क के किनारे एक टूटा फूटा बोर्ड दिखा, जिस पर कुछ लिखा था, मगर आधा मिट चुका था। सलीम ने पढ़ने की कोशिश की और बस इतना ही साफ हो पाया, वापसी नहीं। मेरा दिल जोर से धड़का और मैंने ट्रक मोड़ दिया, क्योंकि अंदर से आवाज आ रही थी कि सीधा जाना सही नहीं है। जैसे ही ट्रक मोड़ा, तेज हवा का झोंका आया और केबिन के अंदर किसी ने बहुत धीमी, बहुत पास से हंसने जैसी आवाज की। और उसी हंसी के साथ मुझे महसूस हुआ कि यह रात अब खत्म नहीं होने वाली है। ट्रक मुड़ते ही सड़क और भी संकरी हो गई। ऐसा महसूस हो रहा था मानो हाईवे ने हमें खुद से अलग कर दिया हो और हम किसी ऐसे रास्ते पर उतर आए हों जिसका कोई जिक्र नक्शों में नहीं मिलता। दोनों तरफ सूखे पत्तों से खाली पेड़ खड़े थे, जिनके काले साए हवा के साथ हिलते तो उनके बीच से सीटी जैसी आवाज निकलती, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे नाम लेकर बुला रहा हो। सलीम ने आंखें खोलीं और उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी कि भैया, अगर यह गलत रास्ता हुआ तो। मैंने कहा कि कुछ रास्ते सही या गलत नहीं होते, बस उनसे निकलना पड़ता है। यह बात मैंने उसे नहीं बल्कि खुद को समझाने के लिए कही थी। थोड़ी देर बाद मुझे अजीब सा एहसास हुआ कि ट्रक के अंदर रखी चीजें अपनी जगह पर नहीं हैं। डैशबोर्ड पर रखा सिक्का गायब था, पीछे टंगी माला अपने आप हल्के हल्के हिल रही थी, जबकि सारी खिड़कियां बंद थीं। और तभी मुझे किसी की मौजूदगी महसूस हुई, पीछे वाली सीट पर। मैंने साइड मिरर में देखा तो कुछ नहीं दिखा,
मगर वह एहसास खत्म नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ध्यान से हमें देख रहा हो, हमारे डर को गिन रहा हो। तभी ट्रक के बाहर से किसी ने बहुत साफ और बहुत धीमे से मेरा नाम लिया। राजेश। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर और कस गए। ये आवाज सलीम की नहीं थी और मैंने उससे कुछ पूछा भी नहीं, क्योंकि जवाब सुनने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। फिर खिड़की के पास किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैंने हिम्मत करके कांच में झांका तो वही चेहरा दिखा, या यूं कहूं, चेहरे की जगह वही खालीपन। लेकिन इस बार उसके पीछे हमारा ही ट्रक नजर आ रहा था, जैसे वह हमें नहीं बल्कि हमारी परछाई को घूर रहा हो। सलीम बिना आवाज के रोने लगा। आंसू बस बहते जा रहे थे। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। रास्ता झटके खाने लगा और तभी सामने एक बहुत पुराना जंग लगा पुल आ गया। नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस काला अंधेरा। सलीम ने कुछ कहना चाहा कि लोग कहते हैं ऐसे पुलों पर, लेकिन मैंने उसकी बात काट दी, क्योंकि कुछ बातें बोलने से पहले ही सच हो जाती हैं। हम पुल पर चढ़े तो टायरों की थक थक की आवाज गूंजने लगी। हर आवाज दिल के भीतर उतर रही थी। पुल के बीच पहुंचते ही ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद हो गया, लाइटें बुझ गईं और घुप अंधेरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज बची। तभी नीचे से किसी के ऊपर चढ़ने की आवाज आई, बहुत धीरे धीरे, और उसी पल मुझे समझ आ गया कि वह चीज अब सड़क पर नहीं थी, वह हमारे साथ, हमारे अंदर चल रही थी। पुल के बीचों बीच ट्रक बंद पड़ा था। चारों तरफ इतना गहरा अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। नीचे से आती रेंगने की आवाज अब बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, लोहे पर नाखूनों के घिसने जैसी, जैसे कोई पुल की रेलिंग पकड़कर ऊपर चढ़ रहा हो। सलीम ने मेरी कलाई दबा ली। उसकी पकड़ में ताकत नहीं थी, सिर्फ डर था। मैंने चाबी घुमाई तो कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार इंजन खांस कर चुप हो गया। तीसरी बार अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। खर खर के बीच फुसफुसाहटें, शब्द टूटे फूटे थे लेकिन मतलब साफ था, यहीं रुक जाओ। मैंने रेडियो बंद किया मगर आवाज बंद नहीं हुई। अब वह केबिन के अंदर थी, सीटों के बीच से, हमारे ही बीच से आती हुई। सलीम ने सिर झुका लिया और कांपती आवाज में बोला कि भैया, वो हमें पहचानती है। मैंने पूछा कौन, मगर उसने जवाब नहीं दिया। शायद वह उसका नाम लेना नहीं चाहता था। तभी ट्रक हल्का सा कांपा और फिर एक जोरदार झटका लगा, जैसे नीचे से कोई बॉडी को पकड़कर ऊपर की ओर खींच रहा हो। पुल की जंग खाई रेलिंग से किसी चीज के टकराने की आवाज आई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत दरवाजे की कुंडी पर हाथ मारा। वह लॉक थी। उसी पल केबिन के पीछे से एक भारी सी आवाज आई, ढप, जैसे कोई सीधा छत पर चढ़ गया हो। और अब ऊपर किसी के चलने की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। कदम बहुत हल्के थे, लेकिन उनमें अजीब सा भरोसा था, मानो उसे पूरा यकीन हो कि हम कहीं नहीं जा सकते। सलीम बुदबुदाने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी और शब्द आपस में उलझे हुए थे। मैंने एक बार फिर चाबी घुमाई और इस बार इंजन ने आवाज दी। उसी पल छत पर चलने के कदम और तेज हो गए। ट्रक स्टार्ट हुआ, लाइटें जल उठीं, लेकिन सामने की सड़क अब पहले जैसी नहीं थी। पुल सीधा नहीं लग रहा था, बल्कि घूमता हुआ, जैसे कोई अंतहीन घेरा हो। मैंने एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक आगे बढ़ा। वह चीज छत पर हमारे साथ साथ चल रही थी, कभी दाईं तरफ कभी बाईं, और फिर अचानक ड्राइवर साइड की खिड़की पर जोर से कुछ आकर टकराया। धप, कांच हिल गया लेकिन टूटा नहीं। कांच के उस पार वही खाली चेहरा था, इतना पास कि मुझे अपनी ही परछाई उसके अंदर झलकती महसूस हुई। बिना होठों के भी उसकी हंसी का एहसास साफ था, जैसे वह खुश हो। तभी पुल के आखिर में एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। दिया जल रहा था। मैंने ट्रक उसी दिशा में मोड़ दिया और जैसे ही मंदिर पास आया, छत पर चलने की आवाज एकदम रुक गई। ट्रक पुल से उतर चुका था। पीछे अब कुछ नहीं था, लेकिन सलीम की अगली बात ने मेरी रीढ़ में बर्फ उतार दी। उसने कांपते हुए कहा कि भैया, वो अब बाहर नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा और सब समझ गया। यह सफर अब सिर्फ सड़क का नहीं रहा था। मैंने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। ट्रक मंदिर के सामने रुक गया। छोटा सा पुराना मंदिर, दीवारों पर काई जमी हुई। दिए की लौ सीधी नहीं जल रही थी, बल्कि कांप रही थी, जैसे हवा से नहीं बल्कि किसी और चीज से डर रही हो। मैं नीचे उतरा तो पैरों के नीचे जमीन जरूरत से ज्यादा ठंडी लगी। मंदिर के पास बंधी घंटी बिना हिले ही हल्की हल्की आवाज कर रही थी, ठुन ठुन।
जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। सलीम ट्रक में ही बैठा रहा। उसकी आंखें खुली थीं, मगर वह देख नहीं रहा था, बस सामने शून्य में ताक रहा था। मैंने मंदिर के अंदर झांका तो कोई मूर्ति साफ नजर नहीं आई, बस एक धुंधली सी आकृति और दिए के पीछे दीवार पर पड़ी एक परछाई, और वह परछाई मेरी नहीं थी। मैंने पीछे मुड़कर ट्रक की तरफ देखा। उसकी हेडलाइट्स अपने आप बुझ चुकी थीं। केबिन के अंदर हल्की सी रोशनी थी और उसी रोशनी में मुझे ड्राइवर सीट पर कोई और बैठा हुआ दिखाई दिया। मेरे सामने बैठी वह आकृति मेरी ही शक्ल की थी, बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी ने मेरी देह से जान निकालकर उसे स्टीयरिंग के पीछे बैठा दिया हो। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मैंने आंखें झपकाईं, लेकिन वह अब भी वहीं था, स्टीयरिंग को पकड़े हुए, जैसे ट्रक चला रहा हो जबकि ट्रक खड़ा था। तभी मंदिर के भीतर से एक आवाज आई कि रास्ता अभी पूरा नहीं हुआ। आवाज न भारी थी न डरावनी, बस साधारण, और शायद यही उसकी सबसे भयानक बात थी। मैं पीछे हटा तो मेरे कदम लड़खड़ा गए। उसी पल सलीम चीख पड़ा कि भैया शीशा। मैंने देखा कि केबिन का कांच अंदर से धुंधला हो रहा था, जैसे किसी ने भीतर से सांस ली हो, और वह सांस मेरी नहीं थी। मैं दौड़कर ट्रक में चढ़ा। अंदर बैठते ही वह दूसरी परछाई गायब हो चुकी थी, मगर ठंडक और गहरी हो गई थी। सलीम की आंखों से पानी बह रहा था और वह टूटती आवाज में बोला कि ये हमें हमारा ही रूप दिखा रही है, ताकि हम खुद पर भरोसा न कर पाएं। मैंने बिना कुछ कहे ट्रक स्टार्ट किया। मंदिर पीछे छूट गया, लेकिन साइड मिरर में दिया बहुत देर तक जलता दिखता रहा, जैसे हमें जाते हुए देख रहा हो। कुछ आगे जाकर सड़क दो हिस्सों में बंट गई। कोई बोर्ड नहीं, कोई इशारा नहीं। एक रास्ता सीधा और काला, दूसरा हल्का सा घुमावदार, जिस पर जगह जगह राख बिखरी थी। सलीम ने पहली बार सीधे मेरी आंखों में देखकर कहा कि राख वाला रास्ता चुनो। मैंने वजह नहीं पूछी, क्योंकि उस पल जवाब से ज्यादा भरोसा जरूरी था। जैसे ही मैंने ट्रक उस ओर मोड़ा, केबिन के भीतर किसी ने बहुत धीमे से कहा गलत, और उसी पल मुझे समझ आ गया कि अब वह चीज सिर्फ दिखाई नहीं देती, वह हमारे फैसलों में भी दखल देने लगी है। मैंने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब सुनने से पहले ही इंसान अंदर से टूट जाता है। हमने गाड़ी आगे बढ़ा दी और मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मंदिर पीछे छूटने के बाद भी यह सफर खत्म नहीं हुआ है। बस अब सड़क बदल गई है और शायद हम भी। लेकिन साइड मिरर में दिया अब भी जलता दिखाई दे रहा था, बहुत देर तक, जैसे वह हमें जाते हुए भी देख रहा हो। थोड़ी ही दूर आगे सड़क दो हिस्सों में बंट गई। न कोई साइन, न कोई इशारा। एक रास्ता सीधा और पूरी तरह काला, दूसरा हल्का सा घुमावदार, लेकिन उस पर जगह जगह राख बिखरी हुई थी। सलीम ने पहली बार मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे फैसला उसी पल होना था, और धीमे से बोला कि भैया राख वाला रास्ता चुनो। मैंने उससे वजह नहीं पूछी, क्योंकि कभी कभी सवालों से ज्यादा भरोसा जरूरी होता है। जैसे ही हमने ट्रक उस रास्ते पर मोड़ा, केबिन के अंदर किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा गलत, और उसी पल मुझे समझ आ गया कि अब यह चीज सिर्फ दिखती नहीं है, बल्कि हमारे फैसलों में भी दखल देने लगी है। राख वाले रास्ते पर आते ही हवा बदल गई और ट्रक के अंदर वह सड़ी हुई बदबू साफ महसूस होने लगी। जली लकड़ी, गीली मिट्टी और पुराने कपड़ों की मिली जुली गंध। ऐसा लग रहा था जैसे इस सड़क का इस्तेमाल कभी किसी और मकसद के लिए हुआ हो, जैसे यहां कुछ बार बार जलाया गया हो। टायर जब राख पर चलते तो कोई साफ आवाज नहीं आती, बस एक दबा हुआ घर्षण, जैसे सड़क ही नहीं चाहती हो कि हमें एहसास हो कि हम आगे बढ़ रहे हैं। सलीम बहुत चुप हो गया था, असामान्य रूप से चुप। कुछ देर बाद उसने अचानक पूछा कि भैया आपको याद है पहली बार ट्रक कब चलाया था? मैं चौंका कि अभी यह सब क्यों? तो वह बोला, क्योंकि मुझे मेरी पहली रात याद आ रही है। बिल्कुल ऐसी ही। उसी पल मेरे दिमाग में भी एक तस्वीर उभरी, वही डर, वही अनजान रास्ता। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह याद मेरी नहीं लग रही थी। तभी डैशबोर्ड पर धुंध जमने लगी और उस धुंध में उंगलियों के निशान उभर आए, जैसे किसी ने अंदर से कांच को छुआ हो, और फिर शब्द सुनाई दिए, पीछे से नहीं बल्कि उसी कांच के अंदर से, याद रखो। मैंने झटके से ब्रेक मारा और ट्रक रुक गया। सामने सड़क के बीच एक पुराना ट्रक खड़ा था, जंग से भरा हुआ, नंबर प्लेट जली हुई, केबिन खुला हुआ। मैंने अंदर झांका तो मेरी सांस अटक गई, क्योंकि ड्राइवर सीट पर मैं खुद बैठा था, सिर झुका हुआ, हाथ स्टीयरिंग पर, लेकिन चेहरे की जगह वही खालीपन। सलीम ने आंखें ढक लीं और कांपती आवाज में बोला
कि यह हम नहीं हैं भैया, ये वह है जो हम बन सकते हैं। तभी वह जला हुआ ट्रक अपने आप पीछे सरकने लगा, जैसे सड़क उसे निगल रही हो, और हमारा ट्रक भी अपने आप आगे बढ़ने लगा, जबकि मेरा पैर ब्रेक पर था। रेडियो फिर चालू हो गया, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं थी। बस दो अलग अलग सांसों की धीमी आवाज, एक मेरी और एक किसी और की। सड़क के किनारे छोटे छोटे पत्थर दिखाई देने लगे, जिन पर लाल निशान बने थे। सलीम ने बहुत धीमे से बताया कि ये निशान रास्ता रोकने के लिए नहीं, बल्कि बुलाने के लिए होते हैं। मैंने पूछा किसे, मगर उसने जवाब नहीं दिया। और तभी ट्रक के पीछे से कुछ जुड़ने की तेज आवाज आई, खटाक, जैसे किसी ने हुक में कुछ फंसा दिया हो। मैंने साइड मिरर में झांका तो वहां कुछ भी नहीं दिखा। फिर भी ट्रक पहले से कहीं ज्यादा भारी महसूस हो रहा था, और उसी पल मुझे साफ समझ आ गया कि अब हम सिर्फ उसे ढो नहीं रहे थे, बल्कि उसे अपने साथ ले जा रहे थे। ट्रक का वजन ऐसा था जो लोहे का नहीं हो सकता। एक्सीलरेटर दबाने पर इंजन कराहने लगा, जैसे हम किसी तीखी चढ़ाई पर हों, जबकि सड़क एकदम सीधी थी। सलीम ने पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन तुरंत नजर हटा ली और कांपती आवाज में बोला कि भैया, पीछे जो जुड़ा है वो दिखाई नहीं देता, बस महसूस होता है। उसकी बात सुनकर मेरे कंधे अपने आप झुक गए। केबिन के अंदर हवा अब बह नहीं रही थी, वह जमी हुई थी, जैसे किसी ने सांस रोक दी हो। मैंने गियर बदला तो उसी पल ट्रक के फर्श के नीचे से उंगलियों के खुरचने जैसी आवाज आई। खर, बहुत हल्की लेकिन लगातार। मैंने खुद से कहा, ध्यान मत दो, मगर अब हर आवाज, हर कंपन किसी इशारे जैसा लग रहा था। तभी सामने सड़क पर एक अकेली झोपड़ी दिखाई दी। चारों तरफ राख और पत्थर बिखरे थे। दरवाजा खुला था और अंदर हल्की सी रोशनी थी। सलीम ने धीमे से कहा कि यह ढाबा नहीं है। मैंने ट्रक रोका, और अजीब बात यह थी कि मन रुकना चाहता था, जबकि दिमाग साफ मना कर रहा था। झोपड़ी के बाहर कोई नहीं था, मगर अंदर से किसी के बैठे होने की हल्की आहट आ रही थी। मैंने आवाज दी कि कोई है क्या। अंदर से जवाब आया कि पहले भी पूछा था, फर्क नहीं पड़ा। आवाज न बूढ़ी थी न जवान, बस सपाट। हम अंदर नहीं गए, लेकिन झोपड़ी की दीवार पर पड़ती छाया हिल रही थी। सलीम ने मेरी तरफ देखा और बोला कि भैया, ये जगह उसे पसंद है। मैंने पूछा किसे, तो उसने कहा जिसे हम लेकर चल रहे हैं। तभी ट्रक अपने आप चल पड़ा। झोपड़ी पीछे छूट गई, मगर उसकी रोशनी बहुत देर तक हमारे पीछे पीछे चलती रही। रेडियो फिर अपने आप चालू हुआ, लेकिन इस बार कोई शब्द नहीं थे, बस ट्रक के हॉर्न जैसी आवाज उलटी दिशा में। सड़क अब ढलान में उतर रही थी और नीचे धुंध थी, इतनी गहरी कि हेडलाइट्स भी अंदर जाकर लौट नहीं रही थीं। उसी धुंध में मुझे कई परछाइयां सड़क पर चलते दिखी, सब एक ही दिशा में, हमारी तरफ। सलीम ने आंखें बंद कर लीं और बोला कि ये वो हैं जो रास्ता पूरा नहीं कर पाए। मैंने पूछा, और हम? तो उसने कहा कि हम अभी चल रहे हैं, इसलिए दिख रहे हैं। तभी ट्रक एक तेज झटके के साथ रुका। पीछे से आती खुरचने की आवाज अचानक बंद हो गई, और उसकी जगह किसी के बैठ जाने का एहसास हुआ, बिल्कुल हमारे बीच, केबिन जैसे और संकरा हो गया हो। और उसी पल बिना किसी आवाज के एक ख्याल मेरे दिमाग में उतर गया कि यह सफर खत्म होने से पहले कुछ हमें छोड़कर जाएगा। केबिन में अब 3 लोगों जितनी जगह नहीं बची थी। सलीम मेरी बाईं तरफ सिकुड़ कर बैठा था, और दाईं तरफ कोई था, दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी साफ थी कि अगर मैं हाथ बढ़ाता तो उससे टकरा जाता। उस तरफ से हवा ठंडी नहीं, बल्कि भारी थी, जैसे किसी गीले कपड़े को चेहरे पर रख दिया गया हो। मैंने स्टीयरिंग को पूरी ताकत से पकड़ा। ट्रक दोबारा चल पड़ा, मगर अब उसकी चाल हमारी नहीं थी। गियर बदले बिना ही रफ्तार बदल रही थी, और मुझे पता था कि अब सड़क नहीं, वही तय कर रहा है कि हम कितनी दूर जाएंगे। कभी रफ्तार इतनी धीमी हो जाती जैसे ट्रक खुद थक गया हो, और कभी अचानक इतनी तेज कि दिल सीने से बाहर आने लगे। सलीम ने फुसफुसाकर कहा कि भैया, वो हमें सुन रहा है। मैंने दांत भींच ली कि हम भी अब कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उसी पल मेरे ही मुंह से एक आवाज निकली कि बोलने से क्या बदलेगा। मैं सन्न रह गया, क्योंकि आवाज मेरी थी, मगर मैंने बोला नहीं था। सलीम ने मेरी तरफ देखा, और उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा यकीन था। वह बोला कि वो आपकी आवाज ले रहा है। मैंने शीशे में खुद को देखा तो चेहरा मेरा ही था, मगर आंखों में वह थकान नहीं थी जो मैं भीतर महसूस कर रहा था, जैसे कोई और अंदर बैठकर बाहर झांक रहा हो। सड़क फिर बदल गई। राख खत्म हो चुकी थी, और अब गीली काली मिट्टी थी, जिसमें टायर धंसते जा रहे थे।
मगर ट्रक रुक नहीं रहा था। दूर एक बड़ा साइन बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था मुंबई 0 किलोमीटर। सलीम की सांस अटक गई और वह बोला कि यह मुमकिन नहीं है। मैं भी जानता था कि हम अभी आधे रास्ते में भी नहीं थे। जैसे ही हम बोर्ड के पास पहुंचे, वह अपने आप पलट गया और पीछे लिखा था वापसी 0 किमी। केबिन में बैठी उस चीज की हल्की सी हंसी महसूस हुई, आवाज नहीं, एहसास। और उसी पल मुझे समझ आया कि यह जगह दूरी नहीं गिनती, यह इरादा गिनती है। ट्रक अचानक एक खुले मैदान में आ गया। चारों तरफ जली हुई लकड़ियां, जमीन पर गोल गोल घिसे हुए निशान, जैसे यहां किसी ने बहुत बार चक्कर लगाए हों। बीच में एक पत्थर रखा था जिस पर तेल और सिंदूर के निशान थे। सलीम ने कांपती आवाज में कहा कि यह तांत्रिक जगह है, यहां चीजें बनाई नहीं जाती, यहां छोड़ी जाती हैं। ट्रक अपने आप उस पत्थर के पास रुक गया। इंजन बंद, लाइटें बुझ गईं। केबिन में बैठे उस तीसरे ने पहली बार साफ शब्दों में कहा कि अब बारी तुम्हारी है। मैंने जवाब नहीं दिया, मगर सलीम फूट फूट कर रोने लगा और बोला कि भैया, यह हमें बदल देगा। मैंने आंखें बंद की और उसी पल तय किया कि अगर यह सफर हमें लेने आया है तो मैं इसे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। खुले मैदान में खड़ा ट्रक किसी मरे हुए जानवर जैसा लग रहा था। इंजन बंद था, मगर केबिन के अंदर कंपन अब भी था, जैसे कुछ बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा हो। वह तांत्रिक पत्थर सामने था और उसके चारों ओर जमीन पर पड़े निशान बता रहे थे कि कोई चीज बार बार वहीं घूमती रही है। सलीम सीट से नीचे सरक गया। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज बाहर नहीं आ रही थी। तीसरी मौजूदगी अब दाईं सीट तक सीमित नहीं रही, वह पूरे केबिन में फैल चुकी थी। डैशबोर्ड, स्टीयरिंग, शीशे, सब पर उसका असर था। अचानक मेरे सिर में तेज दर्द उठा और आंखों के सामने तस्वीरें घूमने लगीं। मैं खुद को अलग अलग रास्तों पर देख रहा था, कभी ट्रक के बिना, कभी अकेला, कभी किसी और के चेहरे के साथ। तभी एक आवाज आई कि तू जितना चला उतना ही बचा है। मैंने दांत भींचकर कहा कि मुझे रास्ता नहीं चाहिए, मुझे बाहर निकलना है। जवाब में हंसी नहीं आई, बल्कि एक ठंडा सा विचार आया कि बाहर वही जाता है जो कुछ छोड़ दे। सलीम ने सिर उठाया और बोला कि भैया, ये हमसे यादें मांग रहा है। मैंने उसकी आंखों में देखा तो वहां डर से ज्यादा खालीपन था, जैसे उससे कुछ पहले ही छीना जा चुका हो। और तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपना पहला ट्रक याद नहीं आ रहा। वह ट्रक जो मैंने मेहनत से खरीदा था, उसका रंग, उसका नंबर सब धुंधला हो चुका था। गुस्से में मैंने डैशबोर्ड पर हाथ मारा और कहा कि ले ले रास्ता, पर हमें मत ले। और उसी पल ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। लेकिन सामने फैला मैदान अब वैसा नहीं रहा था। वह पत्थर गायब हो चुका था और चारों ओर सिर्फ टायरों के पुराने निशान थे जो कहीं पहुंचते नहीं थे, बस गोल गोल घूमते रहते थे, जैसे कोई सालों से निकलने की कोशिश करता रहा हो। सलीम ने कांपती हुई उंगली से शीशे की तरफ इशारा किया तो मैंने देखा कि बाहर कई ट्रक खड़े थे, सब पुराने, सब जंग खाए हुए, और हर एक की ड्राइवर सीट पर कोई ना कोई बैठा था। कोई हिल नहीं रहा था, सब बस सामने ताक रहे थे। तभी मेरे कान में वही जानी पहचानी आवाज फिर गूंजी कि ये सब भी चले थे, ठीक तुम्हारी तरह। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया और हैरानी की बात यह थी कि रास्ता खुद ब खुद बनता जा रहा था, मगर हर गुजरते मीटर के साथ मुझे कुछ भूलने का एहसास होने लगा। नाम, चेहरे, शब्द जैसे धीरे धीरे फिसल रहे हों। सलीम ने अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला कि भैया, अगर आप मुझे भूल जाओ तो शीशे में देखना। मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा क्योंकि तब वह आपकी जगह ले लेगा। और उसी पल जब मैंने शीशे में देखा तो मेरी परछाई मुझसे एक पल देर से हिली। वह एहसास ऐसा था जैसे किसी ने मेरे अंदर हाथ डालकर कुछ ठंडा और गीला पकड़ लिया हो। मैंने फौरन नजर हटा ली, क्योंकि कुछ चीजें जितनी देर देखी जाएं उतनी ही अपनी होने लगती हैं। सलीम का हाथ अब भी मेरी कलाई पर था, लेकिन उसमें डर नहीं बल्कि याद दिलाने की जिद थी। ट्रक चल रहा था मगर सड़क नहीं थी। चारों तरफ वही खुला मैदान और वही गोल गोल टायरों के निशान, जैसे हम आगे नहीं बल्कि किसी अंदरूनी गहराई की तरफ जा रहे हों। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया और इस बार कोई बाहरी आवाज नहीं आई, बल्कि मेरी ही आवाज गूंजने लगी। राजेश, ध्यान से चलाना। ये वही वाक्य था जो मैंने सालों पहले अपनी पहली लंबी ट्रिप पर खुद से कहा था। मेरे गले से एक सूखी सी हंसी निकल गई और मैंने बड़बड़ाकर कहा कि तू पुरानी बातें क्यों दोहरा रहा है? जवाब आया, क्योंकि नई अब बची नहीं है। मेरे सिर में चुभन बढ़ने लगी। नाम, चेहरे, रास्ते सब जैसे हाथ से फिसलते जा रहे थे।
मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं किस ढाबे से चला था, यहां तक कि ट्रक में क्या माल लदा है यह भी धुंधला हो चुका था। मगर डर अब भी साफ था, क्योंकि डर सबसे आखिर में जाता है। तभी सलीम ने कहा कि भैया, अगर आप खुद को भूल रहे हो तो कुछ ऐसा बोलो जो सिर्फ आप जानते हो। मैंने बहुत सोचा, लेकिन दिमाग खाली था। फिर अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि रात में ट्रक चलाते वक्त सीट कभी पूरी पीछे नहीं करनी चाहिए। सलीम की आंखें भर आईं और उसने कहा कि हाँ, ये बात आप ही हमेशा कहते हो। उस पल मुझे लगा जैसे फिसलते हाथ में किसी ने रस्सी थमा दी हो, मगर केबिन में बैठी वह चीज बेचैन हो उठी। ठंडक तेज हो गई और हवा भारी होकर दबाने लगी। तभी आवाज आई कि यादें बोझ होती हैं। मैंने कहा बोझ नहीं, दिशा होती है। और उसी पल ट्रक के सामने अचानक एक असली सड़क उभर आई। बीच में सफेद लाइनें, दूर तक जाती स्ट्रीट लाइट्स की कतार। सलीम ने राहत की सांस ली और कहा कि भैया, हम बाहर निकल आए। मगर मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अनुभव कहता है कि जो रास्ता बहुत अचानक सही लगने लगे वह अक्सर आखिरी चाल होता है। जैसे ही हम उस सड़क पर चढ़े, ट्रक हल्का हो गया, पीछे का बोझ जैसे उतर गया। लेकिन मेरे अंदर कुछ हल्का नहीं हुआ, बल्कि कुछ खाली हो गया था। मैंने धीरे से अपना नाम दोहराया, राजेश, और जवाब कहीं बाहर से आया, अंदर से नहीं। और उसी पल सलीम ने धीमी आवाज में कहा कि भैया, अब वो बाहर उतर गया है। मैंने पूछा कहाँ? तो सलीम ने साइड मिरर की तरफ देखा और मिरर में एक साया सड़क के किनारे खड़ा दिखा। इस बार वह हमें नहीं देख रहा था, बल्कि जैसे किसी और के आने का इंतजार कर रहा हो। वह साया बिल्कुल स्थिर था, न हाथ हिलते न सिर, बस खड़ा हुआ। सड़क अब साफ दिखाई दे रही थी, सफेद लाइनें, दूर तक जाती रोशनी और हल्का सा ट्रैफिक का शोर। सब कुछ इतना सामान्य कि वही सबसे ज्यादा अजीब लग रहा था। सलीम ने बहुत धीमे से कहा कि भैया, अब वो हमारे साथ नहीं चल रहा। मैंने जवाब दिया, नहीं, अब वो रास्ता चुन रहा है। ट्रक आगे बढ़ता गया और मिरर में खड़ा वह साया धीरे धीरे पीछे छूट गया। लेकिन मेरे सीने का बोझ कम नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज हमारे अंदर से निकलकर बाहर खड़ी हो गई हो, मगर अपने हिस्से का कुछ साथ ले गई हो। मैंने फिर अपना नाम मन में दोहराया और इस बार आवाज आई, लेकिन उसके साथ एक खालीपन भी था। कुछ किलोमीटर बाद हमें पहला असली ढाबा दिखा। चाय की खुशबू, ट्रकों की लाइन और लोगों की आवाजें। सलीम ने राहत की सांस ली और बोला कि भैया, लगता है नॉर्मल रोड आ गई है। मैंने ट्रक साइड में लगाया और इंजन बंद करते ही ऐसी थकान पूरे शरीर में फैल गई जैसे कई रातों का बोझ एक साथ उतर आया हो। ढाबे पर बैठे लोग हमें वैसे ही देख रहे थे जैसे किसी भी आम ट्रक ड्राइवर को देखते हैं। किसी की नजर ज्यादा देर नहीं रुकी। चाय आई और इस बार भाप में सिर्फ चाय की खुशबू थी। मैंने घूंट लिया, सलीम ने भी, और कुछ पल के लिए सब ठीक लगा, बहुत ठीक। तभी ढाबे वाले ने कहा कि भैया, आजकल इस रूट पर रात में कम गाड़ियां दिखती हैं। मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा, लोग कहते हैं कभी कभी रास्ता सीधा नहीं रहता। मेरे हाथ में कप हल्का सा कांप गया। सलीम ने मेरी तरफ देखा। टीवी पर बिना आवाज के खबर चल रही थी और नीचे लिखा आ रहा था कि हाईवे पर कई ड्राइवरों ने रास्ता भटकने की शिकायत की है। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि मुझे याद नहीं आ रहा कि हम उस तांत्रिक मैदान से कैसे निकले थे। वह हिस्सा जैसे बीच से काट दिया गया हो। सलीम ने बहुत धीमे से कहा कि भैया, उसने रास्ता छोड़ दिया है, लेकिन कुछ और ले गया है। शायद वो हिस्सा जहां डर हमें संभाल कर रखता था। ढाबे से निकलते वक्त मैंने पीछे देखा तो कोई साया नहीं था, लेकिन सड़क के किनारे एक नया सा पत्थर रखा था जिस पर ताजा राख जमी थी। और मुझे समझ आ गया कि यह चीज खत्म नहीं हुई है, बस अब किसी और का इंतजार कर रही है। ढाबे से आगे सड़क बिल्कुल सामान्य लग रही थी, मगर सामान्य अब भरोसे का शब्द नहीं रहा था। ट्रक अपनी रफ्तार में चल रहा था, इंजन की आवाज साफ, पहियों का जाना पहचाना कंपन। फिर भी मेरे भीतर कुछ लगातार पूछ रहा था कि क्या वाकई हम बाहर आ चुके हैं, या बस हमें ऐसा महसूस कराया जा रहा है। सलीम खामोश था, वह खामोशी जो डर से नहीं बल्कि सोच से आती है। उसने सीट के नीचे से पानी की बोतल निकाली, घूंट लिया और बोला कि भैया, आपको याद है मंदिर के पास हमने क्या देखा था? मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन शब्द अटक गए, क्योंकि याद धुंधली हो चुकी थी, जैसे किसी ने तस्वीर पर धुंधला शीशा रख दिया हो। सड़क के दोनों तरफ अब खेत दिखने लगे थे, दूर दूर गांवों की हल्की रोशनी, और बीच बीच में कोई बाइक सवार गुजर जाता था।
सब कुछ इतना असली लग रहा था कि डर और भी चुभने लगा। तभी ट्रक के अंदर हल्की सी खड़खड़ाहट गूंजी, वही आवाज जो पहले उस अनदेखे बोझ के साथ आई थी। मैंने सलीम की तरफ देखा और समझ गया कि उसने भी सुना है। इस बार रेडियो अपने आप नहीं चला। मैंने खुद स्विच घुमाया तो एक पुराना गाना बजने लगा, वही जो मैं अक्सर लंबी रातों में सुनता था। मगर गाने के बीच बीच में एक बीट गायब थी, जैसे किसी ने लय से कुछ निकाल लिया हो। सलीम ने धीरे से कहा कि भैया, उसे पूरी चीजें पसंद नहीं आती। मैंने पूछा क्या मतलब, तो बोला कि वो या तो रास्ता पूरा लेता है या अधूरा छोड़ देता है। कुछ किलोमीटर बाद सामने एक पुलिस चेक पोस्ट दिखी और दिल को पहली बार थोड़ा सुकून मिला। मैंने ट्रक की रफ्तार कम की। पुलिस वाला पास आया, टॉर्च मारी और पूछा कहाँ से आ रहे हो। मैंने कहा दिल्ली से। फिर उसने पूछा रास्ते में कहीं रुके थे क्या। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही सलीम बोल पड़ा कि नहीं साहब, सीधा ही आ रहे हैं। पुलिस वाला कुछ सेकंड हमें घूरता रहा, जैसे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर बोला अच्छा है, आज रात कुछ लोग रास्ते से लौट ही नहीं पाए। वह लाइन सुनते ही मेरे कानों में वही पुरानी फुसफुसाहट गूंज गई कि रास्ता पूरा नहीं हुआ। हम आगे बढ़ गए, लेकिन चेक पोस्ट के बाद सड़क कुछ देर के लिए फिर वैसी ही हो गई, खामोश और खींची हुई। और तभी मुझे एहसास हुआ कि डर अब हमें दिखाई नहीं दे रहा था। डर अब इंतजार कर रहा था कि हम कब दोबारा गलत मोड़ लेंगे। और वह मोड़ हमारे सामने ही था, हल्का सा बाईं तरफ झुका हुआ। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस पर कोई साइन नहीं था, न स्पीड ब्रेकर न रिफ्लेक्टर, जैसे सड़क ने जानबूझकर उसे गुमनाम रखा हो। सीधी सड़क रोशनी में नहाई हुई आगे जा रही थी और वह मोड़ अंधेरे में डूबा हुआ था। सलीम कुछ नहीं बोला और मैंने भी कुछ नहीं पूछा। तभी ट्रक अपने आप उस मोड़ की तरफ खींचने लगा। स्टीयरिंग भारी हो गया। मैंने पूरी ताकत से पकड़कर उसे सीधी सड़क पर रखने की कोशिश की, लेकिन पहिए जैसे किसी और की सुन रहे थे। रेडियो में अचानक वही अधूरी लय वाला गाना तेज हो गया। मैंने खुद से कहा अब मत मुड़ना, और उसी पल मेरे अंदर से एक और आवाज उठी, बस एक बार और। मैंने जोर से ब्रेक मारा और ट्रक रुक गया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर सड़क किनारे खड़ी स्ट्रीट लाइट झपकी और अंधेरे वाले मोड़ की तरफ से हवा चली, ठंडी नहीं बल्कि पहचान वाली, वही अगरबत्ती और राख की मिली जुली गंध। सलीम ने बहुत धीमे से कहा कि भैया, ये आखिरी बार बुला रहा है। मैंने साइड मिरर में देखा तो पीछे सड़क पर हमारे टायरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन मोड़ की तरफ जाने वाले टायरों के निशान पहले से मौजूद थे और वे हमारे नहीं थे। उसी पल मेरे दिमाग में एक डरावना ख्याल कौंधा कि यह जगह रास्ते नहीं बदलती बल्कि ड्राइवर बदलती है। मैंने स्टीयरिंग को जबरदस्ती सीधा रखा, इंजन को रेव दिया और ट्रक एक झटके के साथ आगे बढ़ा। उसी पल केबिन के अंदर वही भारीपन लौट आया, लेकिन इस बार वह बैठा नहीं था, वह नाराज था। शीशों पर एक साथ उंगलियों के निशान उभर आए, डैशबोर्ड पर बारीक दरार सी आ गई और रेडियो से अब फुसफुसाहट नहीं बल्कि घुटी हुई चीख जैसी सांसें आने लगीं। पूरा करो, आवाज आई। मैंने दांत भींचकर कहा पूरा नहीं होगा। तभी सलीम ने सिर्फ मेरा नाम लिया, राजेश, और उस नाम की आवाज सुनते ही दबाव कुछ कम हो गया। मोड़ पीछे छूट गया और रोशनी से भरी सड़क हमारे सामने फैल गई। लेकिन उसी के साथ मेरे सिर में तेज दर्द उठा, जैसे किसी ने आखिरी कोशिश में कुछ खींचने की कोशिश की हो। कुछ सेकंड के लिए मुझे याद ही नहीं रहा कि हम मुंबई क्यों जा रहे हैं। फिर याद लौटी, मगर अधूरी, टूटी हुई। सलीम ने राहत की सांस ली और बोला कि भैया, लगता है हमने मना कर दिया। मैंने जवाब दिया नहीं, हमने कीमत तय कर दी, क्योंकि मुझे साफ एहसास हो रहा था कि अब मैं रात में ड्राइव तो कर पाऊंगा, लेकिन हर अंधेरे मोड़ पर यह सवाल हमेशा रहेगा कि अगर उस रात हम मुड़ जाते तो क्या होता। मोड़ पीछे छूट चुका था, मगर उसका असर नहीं। ट्रक की हेडलाइट्स अब सड़क को काटती हुई आगे बढ़ रही थीं, जैसे अंधेरे से बहस कर रही हूं। सलीम सीट से पीठ टिकाकर बैठा था, आंखें बंद थीं, मगर वह सो नहीं रहा था। कुछ लोग डर से भागते हैं और कुछ उसे साथ लेकर चलना सीख लेते हैं। शायद हम दूसरी किस्म में आ गए थे। कुछ किलोमीटर तक सब कुछ सामान्य रहा, इतना सामान्य कि मुझे खुद पर शक होने लगा। हाईवे पर ट्रैफिक बढ़ चुका था, ट्रक, बसें, कारें सब अपनी अपनी मंजिल की तरफ जा रही थीं और किसी के चेहरे पर वह खालीपन नहीं था जो हमने देखा था, मगर मेरे भीतर वह खालीपन अब स्थायी सा लग रहा था। तभी सलीम ने अचानक पूछा कि भैया, आपको भूख लगी है। मैंने सोचा शरीर को नहीं, दिमाग को ढाबा चाहिए,
थोड़ी दूर आगे एक बड़ा चमकदार ढाबा दिखा। नए बोर्ड, अंदर भीड़, शोर, हंसी, बर्तनों की आवाजें, सब कुछ जिंदा। हम अंदर गए और पहली बार मैंने ध्यान दिया कि मेरी परछाई अब मेरे साथ ही चल रही थी। देर से नहीं, खाना आया। मैंने पहला कौर लिया। स्वाद था लेकिन पूरा नहीं, जैसे नमक कुछ कम हो। सलीम ने मेरी तरफ देखा और पूछा कि भैया आपको भी? मैंने सिर हिला दिया। तभी ढाबे की दीवार पर टंगे एक फ्रेम ने मेरी नजर खींच ली। उसमें एक पुरानी सड़क की तस्वीर थी। उसी रूट की वह तस्वीर थी और फोटो के कोने में वही पत्थर साफ दिख रहा था, राख के ताजा से निशानों के साथ। मेरे गले में कौर अटक गया और ढाबे वाला पास आकर बोला कि यह पुरानी फोटो है भैया, जब यह रोड नई नई बनी थी। मैंने पत्थर की तरफ इशारा किया तो वह बोला कि उसे कभी हटाया नहीं गया। लोग कहते हैं रास्ता चीजों को नहीं भूलता, रास्ता सब याद रखता है। हम बिना कुछ बोले उठ गए और ट्रक में बैठते ही सलीम ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि भैया अब वो किसी के पीछे नहीं चलेगा, वो जगहों में छुपा रहेगा। मैंने जवाब दिया और फैसलों में रात अब उतनी भारी नहीं लग रही थी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। आंखें खुली थीं मगर ध्यान बार बार फिसल रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं हॉर्न भूल गया हूं। एक पल के लिए मुझे याद ही नहीं आया कि हॉर्न कहां होता है। सलीम ने मुझे देखते हुए पूछा कि भैया आप ठीक हो ना? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा हाँ, बस थकान है। लेकिन भीतर से एक आवाज आई, थकान नहीं, जगह। और मुझे समझ आ गया कि यह सफर हमें कभी पूरी तरह छोड़ने वाला नहीं है। यह बस हमें रोजमर्रा की जिंदगी में धीरे धीरे घुला देगा। ढाबे से निकलने के बाद रात का रंग बदल चुका था। वह गाढ़ा काला नहीं रहा था, बल्कि धूसर सा हो गया था, जैसे अंधेरे में किसी ने राख मिला दी हो। ट्रक अपनी लेन में चल रहा था। सब कुछ कंट्रोल में लगता था, मगर कंट्रोल और भरोसे के बीच हमेशा एक पतली दीवार होती है जो कभी भी गिर सकती है। सलीम नींद और जागने के बीच झूल रहा था। उसकी सांसें अब सामान्य थीं, लेकिन हर बार ट्रक किसी गड्ढे से गुजरता तो वह हल्का सा चौंक जाता। मैं स्टीयरिंग पर नजरें टिकाए आगे देख रहा था। सड़क साफ थी मगर दिमाग में हर वह मोड़ चल रहा था जिसे हमने नहीं लिया। कुछ दूर जाकर मुझे लगा जैसे पीछे से किसी ने हॉर्न दिया हो। मैंने साइड मिरर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज इस बार बहुत पास से आई। सलीम ने पूछा कि भैया आपने हॉर्न सुना? मैंने सिर हिलाया मगर किसी ने दिया नहीं था। हम एक छोटे से फ्लाईओवर पर चढ़े और ऊपर से शहर की हल्की रोशनी दिखने लगी। शायद हम किसी बड़े कस्बे के पास थे। तभी फ्लाईओवर की रेलिंग पर मुझे कुछ खुरचा हुआ दिखा। अधूरा सा लिखा था, पूरा नहीं हुआ। मेरी पकड़ स्टीयरिंग पर और कस गई। सलीम ने भी देख लिया था मगर वह कुछ नहीं बोला। नीचे उतरते ही एक ऑटो साइड में खड़ा दिखा। ड्राइवर फोन पर बात कर रहा था। सब कुछ आम लग रहा था, लेकिन जैसे ही हम पास से गुजरे उसने हमारी तरफ देखा और उसका चेहरा अचानक सपाट, भावहीन हो गया। सलीम ने फुसफुसाकर कहा, भैया उसने हमें पहचाना। मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे भी वही एहसास हुआ था कि कुछ लोग हमें नहीं, उस रास्ते को देख रहे थे जो हमारे साथ चिपक गया था। रेडियो अब ठीक से चल रहा था। न्यूज की आवाज साफ थी मगर हर 10 मिनट में एंकर की आवाज हल्की सी बदल जाती और एक ही लाइन दोहराई जाती कि यात्री से निवेदन है, रास्ता बदलने से पहले सोचें। मैंने रेडियो बंद कर दिया। सलीम ने कहा कि भैया अब वो हमें डराने की कोशिश नहीं कर रहा। मैंने पूछा फिर क्या कर रहा है? उसने कहा हमें सामान्य बना रहा है। और उसी पल मुझे ठंड लग गई, क्योंकि जो डर सामान्य हो जाए वह कभी खत्म नहीं होता। हम एक और शहर पार कर चुके थे और पहली बार मुझे लगा कि मैं मंजिल के करीब नहीं बल्कि इस एहसास के करीब पहुंच रहा हूं कि यह कहानी शायद कभी दिल्ली से मुंबई की थी ही नहीं। यह कहानी उस मोड़ की थी जो हर ड्राइवर के सामने कभी ना कभी आता है। रात अब आधे से ज्यादा गुजर चुकी थी, लेकिन थकान वैसी नहीं थी जैसी लंबी ड्राइव के बाद शरीर में उतरती है। यह थकान दिमाग की थी, लगातार सोचते रहने की, हर पल सतर्क रहने की। ट्रक की हेडलाइट्स सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी और हर कट के साथ मुझे लगता था जैसे हम किसी परत को भेद रहे हों। सलीम ने पानी की बोतल उठाई, फिर बिना पिए रख दी और बोला कि भैया आपको भी लगता है ना कि सब कुछ ज्यादा ही स्मूथ चल रहा है? मैंने सिर हिलाया, क्योंकि अब स्मूथ होना सुकून नहीं देता था। थोड़ी दूर आगे एक बड़ा जंक्शन आया जहां ऊपर हरे बोर्ड चमक रहे थे। मुंबई, इंदौर, लोकल ट्रैफिक, सब कुछ साफ और सीधा।
लेकिन उन्हीं बोर्डों के ठीक नीचे किसी ने काले रंग से एक तीर बना रखा था। न नाम न दिशा, बस अंधेरे की तरफ इशारा करता हुआ। मेरे पैर अपने आप ब्रेक पर चले गए। सलीम ने कहा कि भैया यह तीर यहाँ पहले नहीं था। मैंने जवाब दिया कि था, बस तब हम यहाँ नहीं थे। पीछे से ट्रैफिक का हॉर्न बजा। असली हॉर्न, असली लोग जो इंतजार नहीं करते, चाहे रास्ता कुछ भी हो। मैंने ट्रक मुंबई वाले बोर्ड की तरफ मोड़ दिया और उसी पल केबिन के अंदर बहुत शांति से एक आवाज उभरी कि जल्दी नहीं है। ये आवाज न कान से आई न रेडियो से, ये सीधे उस जगह से आई जहां डर अब बैठ चुका था। सलीम ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल नहीं था, सिर्फ चेतावनी थी। जैसे ही ट्रक मुंबई वाले रास्ते पर आया, स्टीयरिंग एक पल के लिए बहुत हल्का हो गया, इतना कि पकड़ छूट सकती थी। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि वह चीज अब हमें रोक नहीं रही थी। वह बस देख रही थी कि क्या हम उसके बिना भी चल सकते हैं। सड़क थोड़ी उबड़ खाबड़ हो गई, रोशनी कम और ट्रैफिक भी पतला। सलीम ने पूछा कि अगर वह साथ नहीं चल रहा तो पीछे क्यों लग रहा है। मैंने कहा, क्योंकि अब वह हमें छोड़कर नहीं जाएगा। वह हमारे फैसलों में बैठ चुका है। आगे उसी कंपनी का एक ट्रक चल रहा था जैसा हमारा था। मैंने ओवरटेक किया। बराबर आते ही उस ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और बहुत हल्के से सिर हिलाया। न मुस्कान न डर, बस पहचान। मैं आगे निकल गया, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। और तभी मुझे समझ आया कि यह सफर अब किसी एक रात तक सीमित नहीं रहा। यह हर उस रात का हिस्सा बन गया है जब सड़क बहुत साफ दिखे लेकिन दिल कहे कि अभी कुछ बचा हुआ है। उस ट्रक ड्राइवर की आंखों में जो पहचान थी, उसने मुझे किसी चीख से ज्यादा डरा दिया। क्योंकि डर तब आसान होता है जब वह अजनबी हो, लेकिन जब कोई और उसी डर को पहचान ले तो समझ आ जाता है कि आप अकेले नहीं हैं। और यही सबसे खतरनाक बात होती है। मैंने रफ्तार बनाए रखी। सलीम ने एक बार शीशे में पीछे देखा और फिर चुपचाप आगे देखने लगा, जैसे अब पीछे देखना किसी अनकहे नियम को तोड़ना हो। हाईवे लंबा और सीधा फैल गया था। रात की ठंड बढ़ रही थी, लेकिन केबिन के अंदर हवा अब भी वैसी ही भारी थी। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि ट्रक के मीटर अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। स्पीड बिना वजह कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। सलीम ने घबरा कर कहा कि भैया मीटर झूठ बोल रहे हैं। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया कि नहीं, अब हम दूरी में नहीं चल रहे। सड़क के किनारे पुराने माइलस्टोन दिखने लगे जिन पर शहरों के नाम मिट चुके थे और बस नंबर बचे थे। 10-10, वही एक ही संख्या बार बार, जैसे सड़क हमें कहीं पहुंचा नहीं रही हो बल्कि उसी दूरी में घुमाए रखे। रेडियो पर अब गाने नहीं आ रहे थे, सिर्फ ट्रैफिक अपडेट्स। लेकिन हर अपडेट एक ही वाक्य पर खत्म होता था कि रूट क्लियर है, लेकिन सावधानी जरूरी है। सलीम ने अचानक कहा कि भैया, अगर हम पहुंच भी गए और वो रुक गया तो क्या ये सब खत्म हो जाएगा। मैंने कुछ पल सोचकर कहा, नहीं, तब यह आदत बन जाएगा। और उसी पल मुझे साफ दिखा कि हम किसी मंजिल की तरफ नहीं जा रहे थे, बल्कि उस डर को साथ लेकर चल रहे थे जिसे अब हम पहचानने लगे थे। सड़क के किनारे एक छोटा सा मंदिर दिखा। दिया जल रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले देखा था। मैंने रफ्तार कम नहीं की, लेकिन पास से गुजरते हुए सलीम ने कहा कि भैया, दिया 2 बार हिला। मैंने देखा नहीं, क्योंकि अब कुछ चीजों को देखना जरूरी नहीं था। कुछ किलोमीटर बाद दूर से शहर की रोशनी दिखने लगी। ऊंची लाइट्स, ट्रैफिक का शोर। सलीम की सांसें कुछ हल्की हुईं, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब सा डर बैठ गया, क्योंकि जिस रास्ते ने हमें यहां तक छोड़ा था वह इतनी आसानी से हमें वापस नहीं छोड़ेगा। जैसे जैसे हम करीब आते गए, सड़क चौड़ी होती गई। फ्लाईओवर, अंडरपास, बोर्ड, सब कुछ जाना पहचाना था। फिर भी मुझे बार बार लग रहा था कि हम किसी और ही शहर में घुस रहे हैं। ट्रक का इंजन अब बिल्कुल सामान्य चल रहा था, कोई अजीब आवाज नहीं, कोई बोझ नहीं। सलीम ने कहा कि भैया, अब तो सब नॉर्मल है। मैंने जवाब दिया कि यही तो दिक्कत है। रेडियो पर अचानक ट्रैफिक पुलिस की आवाज आई कि ड्राइवर ध्यान दें। रात में कुछ लोग गलत लेन में मुड़ गए थे। आवाज बीच में ही कट गई। हम एक सिग्नल पर रुके। लाल बत्ती, चारों तरफ गाड़ियां, लोग, जिंदगी। मैंने शीशे में देखा तो मेरी परछाई बिल्कुल ठीक थी। न देर न खालीपन, लेकिन मुझे पता था कि खालीपन दिखता नहीं है। सिग्नल के पास एक आदमी खड़ा था, साधारण कपड़े, हाथ में चाय का कप। उसने मेरी तरफ देखा और बहुत हल्के से कहा कि आ गए। आवाज इतनी धीमी थी कि सलीम ने नहीं सुनी। मैंने सिर हिलाया। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि शहर में रास्ते खत्म नहीं होते,
बस छुप जाते हैं। लाइट हरी हुई, मैंने आगे बढ़ाया और पीछे देखा तो वह आदमी वहां नहीं था। सलीम ने पूछा कि भैया किससे बात कर रहे थे? मैंने कहा किसी से नहीं, और यह पहली बार था जब मैंने सच बोला। थोड़ी देर बाद हम माल उतारने वाली जगह की तरफ बढ़े। गोदामों की कतारें, ऊंची दीवारें, पीली रोशनियां। ट्रक रोकते ही एक अजीब सा सुकून उतरा। ऐसा नहीं कि सब खत्म हो गया हो, बल्कि ऐसा कि आज के लिए सफर पूरा हो गया है। और कहीं भीतर यह एहसास साफ था कि वह मोड़, वह रास्ता, वह इंतजार अब खत्म नहीं हुआ है, बस अगली रात तक के लिए चुप हो गया है। लेकिन उसी सुकून के साथ एक साफ ख्याल भी था कि यह सफर यहीं खत्म नहीं हुआ है। सलीम नीचे उतरा और उसने ट्रक की पिछली बॉडी पर हाथ फेरते हुए कहा कि भैया अब कुछ जुड़ा नहीं है। मैंने हाँ में सिर हिलाया, मगर जब मैं ड्राइवर सीट से उतरा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ साथ कोई और भी उतरा हो। गोदामों का इलाका हमेशा से अजीब लगता है, दिन में भी और रात में तो और ज्यादा। ऊंची दीवारें, पीली लाइटें और हर आवाज की अपनी गूंज। ट्रक खड़ा था, माल उतर रहा था, सब कुछ तय नियमों से चल रहा था। और शायद यही सबसे डरावनी बात थी कि सब कुछ नियम से चल रहा था। सलीम कागजात लेकर अंदर गया और मैं ट्रक के पास खड़ा रह गया। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं सीट से उतरा हूं, लेकिन ड्राइव अब भी जारी है। मैंने जेब टटोली, सिगरेट निकाली, जलाने ही वाला था कि हाथ रुक गया, क्योंकि मुझे याद ही नहीं आया कि मैं सिगरेट पीता भी हूं या नहीं। ठंड नहीं थी, फिर भी सांस भाप जैसी लग रही थी। पीछे ट्रक की बॉडी से हल्की सी टक की आवाज आई। मैं मुड़ा, कुछ नहीं था, मगर एहसास गया नहीं। सलीम लौटा और मुझे देखते ही रुक गया। बोला, भैया आप ठीक नहीं लग रहे। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा, आप ऐसे खड़े हो जैसे अब भी गाड़ी चला रहे हो। मैंने हंसने की कोशिश की, मगर हंसी अधूरी रह गई। तभी गोदाम से सुपरवाइजर निकला, लिस्ट देखी और बोला, दिल्ली से आए हो ना? मैंने हाँ कहा तो वह बोला, अजीब है, इस रूट के ड्राइवर अक्सर एक जैसी बातें कहते हैं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने पूछा कौन सी बातें? उसने बिल्कुल सामान्य लहजे में कहा कि रास्ता कभी कभी उनसे सवाल पूछता है, जैसे मौसम की बात कर रहा हो। मैंने कुछ नहीं कहा। काम खत्म हुआ। सलीम ने पूछा, अब क्या? मैंने कहा, अब आराम। लेकिन गोदाम से बाहर निकलते ही सड़क को देखा तो ऐसा लगा जैसे सड़क हमें देख रही हो। मुंबई सामने थी, जिंदा, तेज, बेपरवाह। और उसी भीड़ में खड़े खड़े मुझे पहली बार डर लगा कि अगर यह सब यहीं खत्म हो गया तो उस मोड़ को कैसे समझाऊंगा जो अब मेरे अंदर बस चुका है। मुंबई की भीड़ में मुझे पहली बार अकेलापन समझ आया। चारों तरफ लोग थे, गाड़ियां थीं, आवाजें थीं, लेकिन अंदर जो खाली जगह बन गई थी वह किसी शोर से भरने वाली नहीं थी। सलीम ने बैग कंधे पर डाला और बोला कि भैया आज यहीं रुकते हैं, सुबह आगे देखेंगे। मैंने हाँ कहा, मगर दिमाग कहीं और था। होटल के कमरे में पहुंचे। छोटा सा कमरा, सफेद ट्यूबलाइट, खिड़की से बाहर सड़क दिख रही थी। सब कुछ इतना आम कि डर और गहरा लगने लगा। मैं बिस्तर पर बैठा, पैर जमीन पर टिके थे, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक अब भी चल रहा हो। कानों में वही हल्की घरघराहट जो हाईवे पर होती है। सलीम ने टीवी चालू किया, न्यूज़ चल रही थी, और अचानक स्क्रीन पर वही लाइन चमकी कि हाईवे पर कुछ ड्राइवरों ने रास्ता भटकने की शिकायत की है। सलीम ने रिमोट से टीवी बंद कर दिया और बोला, भैया अब तो यहां भी वही बातें। मैंने धीमे से कहा, क्योंकि रास्ता जगह नहीं बदलता, लोग बदलते हैं। रात और गहरी हो गई। बाहर शहर सोया नहीं था, लेकिन कमरे के अंदर एक भारी सी खामोशी फैल चुकी थी। मैंने आंखें बंद की और पहली बार यह डर साफ उभरा कि अगर नींद आ गई तो क्या मैं फिर उसी सड़क पर लौट जाऊंगा। नींद आई भी, और सपने में मैं गाड़ी चला रहा था। सड़क बिल्कुल साफ थी, मगर हर साइन बोर्ड पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, याद। मैं घबराकर उठ बैठा, पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था। सलीम जाग रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और बहुत धीमे बोला कि भैया आप भी वही सपना देख रहे थे ना? हम दोनों कुछ नहीं बोले। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ चुकी थी। मुंबई का दिन शुरू हो चुका था, लेकिन मेरे लिए रात अब भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था कि वह चीज हमारे साथ नहीं आई थी, वह हमारे रूप में आई थी। सुबह की रोशनी साफ थी, मगर मेरे लिए सब कुछ धुंधला था। शहर जाग चुका था। सड़क पर लोग, चाय की दुकानों पर भीड़, ट्रैफिक का शोर, वही मुंबई जहां मैं कई बार आया था। लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा था
जैसे मैं किसी और की जिंदगी में खड़ा हूं। सलीम चाय लेकर आया, भाप उठ रही थी, असली गर्माहट के साथ। मैंने कप पकड़ा, हाथ कांप नहीं रहे थे मगर पकड़ पहले जैसी भी नहीं थी। उसने हिचकते हुए पूछा कि भैया, आज आप ही गाड़ी चलाओगे ना? सवाल साधारण था मगर भीतर कहीं कुछ खिसक गया। मैंने सिर हिलाया, लेकिन दिल में अजीब सी झिझक थी, जैसे स्टीयरिंग अब सिर्फ लोहे का नहीं रहा। हम नीचे आए, ट्रक वहीं खड़ा था, वही नंबर, वही खरोंचें, वही पुरानी गंध। मैं केबिन में बैठा और सीट पर बैठते ही शरीर को आदत का सुकून मिला, मगर दिमाग ने एक पल के लिए पूछा कि चला कौन रहा है। मैंने चाबी घुमाई, इंजन तुरंत स्टार्ट हो गया। न कोई अजीब आवाज, न कोई देरी। सलीम ने राहत की सांस ली और बोला कि भैया सब ठीक है। मैंने शीशे में खुद को देखा। चेहरा मेरा था, आंखें भी, मगर नजर में वह मासूम भरोसा नहीं था जो रास्तों पर यकीन करता है। हम ट्रक लेकर शहर की सड़कों पर निकल पड़े और तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं हर मोड़ पहले से जानता हूँ, हर कट, हर यू टर्न। मैंने सलीम से पूछा कि हम इस रोड पर क्यों आए। उसने कहा, आप ही तो मुड़े थे भैया। मेरे माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि यह सड़क हमारे रास्ते में नहीं थी। फिर भी ट्रक बिल्कुल सही चल रहा था। थोड़ी दूर आगे वही अजीब काला तीर दिखा, कभी दीवार पर, कभी फुटपाथ पर, कभी किसी बस के पीछे। सलीम ने भी देख लिया और फुसफुसाया कि भैया यह तो शहर में भी है। मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि अब साफ समझ आ रहा था कि यह कहानी हाईवे पर शुरू हुई थी, मगर खत्म शहर में होने वाली थी। जो चीज हमसे रास्ता पूछती थी वह अब हमसे चलवा रही थी। मुंबई की सड़कें मुझे पढ़नी नहीं पड़ रही थी, मैं उन्हें महसूस कर रहा था। कौन सा सिग्नल कितनी देर में खुलेगा, किस लेन में अचानक ब्रेक लगेगा, सब पहले से पता था। यह हुनर अनुभव से आता है, मगर यह अनुभव मेरा नहीं लग रहा था, जैसे किसी और ने सालों की ड्राइव मेरे हाथों में डाल दी हो। सलीम बार बार मेरी तरफ देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। तभी उसने कहा कि भैया, अगर कभी आपको लगे कि आप रास्ता नहीं चुन रहे तो गाड़ी रोक देना। मैंने सिर हिलाया और उसी पल ब्रेक पर हल्का सा पैर रखा। ट्रक रुका नहीं, मगर धीमा हो गया, जैसे उसने मेरी बात सुन ली हो। उस पल मुझे समझ आया कि यह सफर अब डर का नहीं, जिम्मेदारी का है, क्योंकि हर मोड़ पर कोई ना कोई होगा जो उस काले तीर की तरफ खींच जाएगा, और तब शायद किसी को चाहिए होगा जो स्टीयरिंग संभाले। मैंने गहरी सांस ली, आगे देखा और ट्रक को उसकी लेन में रखा। शहर अपनी रफ्तार में था, मैं अपनी में, और कहीं भीतर यह यकीन बैठ चुका था कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, वे बस हमें बदल देते हैं। लेकिन शायद डर यह था कि कहीं सवाल पूछने से जवाब और भारी ना हो जाए। ट्रक अपने आप एक पुराने इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ मुड़ गया, जहां गोदाम कम और खाली प्लॉट ज्यादा थे। दीवारों पर उखड़ा पेंट, फटे पोस्टर और वही काला तीर, कहीं ताजा तो कहीं धुंधला। मैंने ब्रेक मारा और ट्रक रुक गया। सलीम ने कहा, भैया यह जगह हमारी नहीं है। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो सामने एक पुरानी सर्विस रोड थी और वहीं जानी पहचानी अनुभूति लौट आई। राख, अगरबत्ती और ठहरी हुई हवा। लेकिन इस बार न कोई साया था, न कोई फुसफुसाहट, बस खामोशी थी, बहुत ज्यादा। और उसी सन्नाटे में मेरे दिमाग में एक साफ बात उभरी कि यह जगह बुला नहीं रही थी, यह रुकने का इंतजार कर रही थी। मैंने ट्रक न्यूट्रल में डाला। सलीम का हाथ अपने आप मेरी कलाई पर आ गया और वह बोला कि भैया अगर यहां रुके तो। मैंने जवाब दिया, तो रास्ता पूरा मान लिया जाएगा। कुछ सेकंड ऐसे बीते जैसे कोई हिसाब लगाया जा रहा हो। तभी बाहर हवा हिली और दीवार पर बने तीरों में से एक धीरे धीरे मिटने लगा। उसी पल मुझे भीतर से एक अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ, दर्द जैसा नहीं बल्कि छोड़ने जैसा। मैंने चाबी निकाली, इंजन बंद किया और खामोशी और गहरी हो गई। फिर कुछ नहीं हुआ, न कोई आवाज, न कोई साया। सलीम ने फुसफुसाकर कहा, भैया ये चला गया। मैंने सिर हिलाया और कहा, नहीं, ये मान गया। हमने ट्रक दोबारा स्टार्ट किया और इस बार मोड़ मैंने चुना। सड़क साफ थी, कोई तीर नहीं, पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अंदर कहीं एक निशान रह गया कि अगर कभी किसी रात सड़क बहुत सही लगे तो शायद वही सबसे गलत मोड़ होता है। ट्रक अब सच में मेरी पकड़ में था। स्टीयरिंग में वही पुराना वजन था, वही जाना पहचाना कंपन। मुंबई की सड़कें पीछे छूट रही थीं और सुबह पूरी तरह जाग चुकी थी। धूप शीशे से अंदर आ रही थी, सीधी और साफ, बिना किसी चाल के। सलीम चुपचाप बैठा था और उसकी चुप्पी अब डर की नहीं,
बल्कि थकान की थी। मैंने खुद को टटोला तो यादें थीं, नाम था, रास्ता था, लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं था, क्योंकि कुछ सीख जुड़ गई थी। अब मैं समझ चुका था कि वह चीज कोई आत्मा भर नहीं थी और न ही सिर्फ तांत्रिक खेल। वह रास्तों में नहीं रहती थी, बल्कि उन लोगों में रहती थी जो रात को चलते हैं, जो भरोसे और लालच के बीच फैसला करते हैं, जो सोचते हैं कि हर शॉर्टकट उन्हें बचा लेगा। हम माल उतार चुके थे और ट्रक खाली था, मगर मैं जानता था कि खाली ट्रक भी आधे ही होते हैं। सलीम ने आखिरकार पूछा, भैया अगर उस रात हम मुड़ जाते तो? मैंने कुछ देर सोचकर कहा कि शायद हम यहां तो पहुंच जाते, लेकिन खुद तक वापस नहीं आते। उसने सिर हिलाया और कोई सवाल नहीं किया। उस दिन के बाद मैंने एक नियम बना लिया कि रात में जब सड़क बहुत साफ लगे और दिल कहे कि बस एक मोड़ ले लो, मैं नहीं लेता, क्योंकि कुछ रास्ते मंजिल नहीं बदलते, ड्राइवर बदल देते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।